नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने मध्य प्रदेश जो देश में हमारे औद्योगिक रुग्णता है उसके संबंध में देखा था कि औद्योगिक रुग्णता क्या होती है और उसके कारणों को देखा था। तो हमने उसके कारणों को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला हिस्सा जो कारणों का हमने बनाया था वो था कि बाह्य कारण क्या होते हैं। ठीक है, बाहरी कारण कौन कौन से होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं या फिर रुग्णता को बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरे जो कारण होते हैं आंतरिक कारण, जो कि हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से आंतरिक कारण हैं, उद्योगों के अंदर के कारण हैं जो औद्योगिक रुग्णता को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं उस चीज़ को। ठीक है, आज का टॉपिक चालू करने से पहले आपके लिए जो कल का प्रश्न दिया गया था उसको डिस्कस करते हैं, उसका मॉडल आंसर क्या होगा उसको देख लेते हैं। कल का आपका प्रश्न था दोस्तों कि सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए या एमएसएमई क्षेत्र के उत्थान के लिए कौन से संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना था, संस्थागत प्रयासों को चिन्हित करना था। ठीक है, अब इसका जो मॉडल आंसर होगा उसको देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप बता सकते हैं कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो पहला जो प्रयास किया जा रहा है वो किसके रूप में किया जा रहा है, सीडो के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु उद्योग विकास संगठन। ठीक है, जो कब स्थापित किया गया था आपके 1954 में। और ये करता क्या एग्जैक्टली, तो ये शीर्ष संस्था के वित्त पोषण के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट जनता को पैसा नहीं देता है, ये क्या करता है, आपके वाणिज्यिक व्यावसायिक बैंकों को पैसा देगा लघु उद्योगों के विकास हेतु, और वो फिर पैसा वाणिज्यिक व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में जनता तक या लाभार्थी तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये कब स्थापित हुआ, आपके 55 में। ये भी क्या करता है, आपका वित्त पोषण प्रदान करता है, वहां पे सहायता प्रदान करता है, आर्थिक सहायता। ठीक है, अगला है आपका सिडबी। ठीक है, सिडबी का क्या है, तो ये कब स्थापित किया गया, तो 1990 में स्थापित किया गया। क्या फुल फॉर्म होता है ये, इस भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसको कब स्थापित किया गया, 1990 में। इसके बारे में जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी वो है कि इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, एकदम अनएक्सपेक्टेड जगह में, दिल्ली मुंबई ऐसी जगहों में नहीं है, वो कहाँ है आपका, लखनऊ में। उसको अच्छे से याद रखना है आपको। और इसका भी काम लगभग लगभग क्या है, सेम ही है कि ये क्या करेगा, आपका जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए क्या करेगा, विकास और वित्त पोषण हेतु क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा, प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ठीक है, अगला जो आता है आपको वो है मुद्रा बैंक। ये कब स्थापित हुआ, 2015 में स्थापित हुआ। मुद्रा बैंक क्या कर रहा है एग्जैक्टली, तो आपका जो सिडबी है उसी सिडबी का एक तरीके से एक्सपांसन है, उस नए नाम से, नई एक व्यवस्था के साथ और उसके नए आकार के साथ। नए आकार का मतलब क्या है कि उसकी वित्तीय क्षमताएं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये स्थापित किया गया 2015 में मुद्रा बैंक। अब मुद्रा बैंक से जो भी लोन प्रदान किया जाता है वो 3 स्तरों में प्रदान किया जाता है। इस चीज़ को हमने पहले भी समझा हुआ है कि 3 प्रकार से लोन यहाँ दे दिया जाता है। कौन कौन सा लोन दिया जाता है यहाँ पे मुद्रा बैंक से, मुद्रा योजना के तहत, तो शिशु, किशोर और तरुण। कौन सा, शिशु, किशोर और तरुण लोन दिया जाता है आपका। ठीक है, शिशु के तहत कितना दे देते हैं यहाँ पे, तो 50,000 रुपये, कितना, अप टू 50,000, मतलब 50,000 रुपये तक का जो लोन दिया जाता है वो कौन सा लोन कहलाता है, शिशु ऋण कहलाता है आपका। ठीक है, दूसरा आता है आपका किशोर। तो किशोर में कितना दिया जाता है आपका, 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का। तो ये क्या है, कौन सा ऋण है आपका, किशोर ऋण। और तीसरा आता है आपका 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का। तो ये कौन सा ऋण हो जाता है आपका, तरुण ऋण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया गया, मुद्रा बैंक से मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण प्रदान किए गए। तो ये पूरा सरकार ने क्या किए, संस्थागत प्रयास किए एमएसएमई सेक्टर के उत्थान के लिए। अब चलते हैं आज के आपके टॉपिक पे। आपका टॉपिक आज का जो है वो है कि आपका जो औद्योगिक रुग्णता है उसके आंतरिक कारण क्या होते हैं, बाह्य कारण क्या होते हैं, उन चीज़ों को हमने पिछले उसमें लेक्चर में देखा था। आंतरिक कारणों में जो पहला कारण आता है आपका वो है श्रम समस्याएं, क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो श्रम समस्याओं में पहली क्या समस्याएं आ जाती हैं भाई, कि मजदूरी कम दी जा रही है, उनको बोनस नहीं दिया जा रहा मजदूरों को, अनुचित तरीके से उनका निलंबन किया जा रहा है, उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली प्रबंधक जो हैं और कर्मचारी हैं उनके मध्य संघर्ष बढ़ता है। ठीक है, अगर आप उचित मजदूरी नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे,
अनुचित तरीके से उनका निलंबन कर देंगे, तो प्रबंधकों कर्मचारियों के मध्य संघर्ष बढ़ेगा। अब प्रबंधकों अगर कर्मचारियों के मध्य अगर संघर्ष बढ़ेगा तो उससे क्या होगी, हड़तालें होंगी, आंदोलन होंगे, ठीक है। मजदूर संघ जो होते हैं, मजदूर यूनियन जो होती है, ये सब हड़ताल वगैरह करने लग जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका उत्पादन ठप हो जाएगा। उत्पादन ठप होगा तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आपको औद्योगिक रुग्णता बढ़ेगी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिकनेस में वृद्धि होगी। अगला है आपका प्रबंधन सेवाएं समस्याएं। प्रबंधन समस्याएं में क्या है, तो अकुशल प्रबंधन है। मैनेजमेंट जो है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, सक्षम तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, पूरी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं। इससे क्या होता है, पूंजी का अकुशल प्रयोग होता है। मतलब आपने बाजार से जो भी धन उठाया हुआ है उद्योग चलाने के लिए, उसका उचित प्रयोग नहीं संभव हो पाएगा, ठीक है। पूंजी क्या है, गलत कार्यों में क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, उसका दोहन सही से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मजदूर वेतन वृद्धि अनावश्यक तरीके से, मानव शक्ति नियोजन नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। मानव शक्ति नियोजन मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे जो मानव संसाधन है, लोग हैं, कार्यकुशल व्यक्ति हैं, उनको आप सही तरीके से सही जगह पे क्या नहीं कर पाएंगे, फिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पदोन्नति और अन्य संबंधी समस्याएं आती हैं आपकी। तो ये सब समस्याएं क्यों उभर रही हैं, क्योंकि आपका प्रबंधन सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। इसके अलावा और समस्या क्या आती है, तो त्रुटिपूर्ण प्लांट और मशीनरी। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, तो जो वहाँ पे आप पहली बार जब प्लांट की स्थापना कर रहे होते हैं, उद्योग की स्थापना कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये देखना होता है कि किस प्रकार के उपकरण उपयोग करने हैं। आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके अनुसार उपकरण प्रयोग हो रहे हैं नहीं। आज की तारीख में कौन सा औद्योगिक क्रांति 4.0 चल रही है। अगर आप औद्योगिक क्रांति 4.0 में भी वन टाइप के औद्योगिक क्रांति 1 और 2 टाइम की तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपके उत्पादन आदि को क्या करने वाला है, प्रभावित करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, त्रुटिपूर्ण प्लांट और मशीनरी की समस्या ना आए, इसलिए क्या करना है आपको, व्यावसायिक और तकनीकी सलाह लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वित्त का अभाव रहता है। आपको वित्त का अभाव, वर्किंग कैपिटल जो होती है, कार्यकारी पूंजी जो होती है, वो नहीं मिल पाती सही से। अगर आप लाभ में नहीं चल रहे हैं और कुछ समय के लिए आपको कार्यकारी पूंजी चाहिए है, तो चूंकि आप लाभ में नहीं चल रहे हैं, इसलिए कोई भी आपको कार्यकारी पूंजी भी देना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा स्थान का त्रुटिपूर्ण चयन होता है। स्थान का त्रुटिपूर्ण चयन मतलब आप क्या कर रहे हैं, उद्योग धंधों को बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाकों में स्थापित कर दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1960 के दशक में, 50 और 60 के दशक में, मतलब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के तृतीय पंचवर्षीय योजना तक लगभग जो हमारे यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित किए गए, खास करके जो भारी उद्योग स्थापित किए गए, वो सभी एकदम पिछड़े इलाकों में स्थापित किए गए। भिलाई, राउरकेला, धनबाद, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाके थे, ठीक है, यहाँ स्थापित किए गए। देखो अब यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित करने का सरकार का मंशा क्या थी कि हम पिछड़े इलाकों में उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी सुविधाओं का विकास हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं तो लोगों का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। वहाँ पे जो गरीबी और बेरोजगारी, भुखमरी की समस्याएं, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निदान हो पाएगा। बट एग्जैक्टली होता क्या है इससे कि आपने जहाँ पे उद्योग को स्थापित कर दिया, वहाँ पे सामान्य अवसंरचनात्मक जो आवश्यकताएं होती हैं, बेसिक नीड्स होती है जो अवसंरचना की, वही आवश्यकता नहीं हो, पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। आपको कच्चा माल नहीं मिल पाएगा, आपको वहाँ पे ऊर्जा संसाधन नहीं मिल पाएंगे, आपको कुशल श्रमिक नहीं मिल पाएगा, विकसित बाजार नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सब समस्याएं जाती हैं। इसलिए क्या किया जाना चाहिए, उचित स्थान का चयन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी आंतरिक कारण थे, आंतरिक समस्याएं थी, किसके लिए, औद्योगिक रुग्णता के लिए, जो उत्तरदायी होती हैं। अब देखते हैं कि औद्योगिक रुग्णता तो हो गई, चलो उद्योग क्या हो गया, रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, सिक हो गया, ठीक है, पर उससे समस्याएं क्या उभर करके आती हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं उसके, ठीक है। तो पहला तो मूल्य उच्च हो जाता है। अब सीधी सी बात है, कोई उद्योग क्या हो गया है, रुग्ण हो गया है, मतलब सीधी सी बात है, उसमें उत्पादन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब बाजार में उत्पाद नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होने वाला है कि वो जो वस्तु है, उत्पादन जिसका कम हो गया है, बाजार में कम आ रही है, तो उससे संबंधित वैसी वाली जो वस्तुएं होंगी, उनका मार्केट में क्या होने वाला है, रेट बढ़ने वाला है। क्यों, क्योंकि वस्तु की आपूर्ति कम हो गई है, मांग तो अभी भी उतनी ही है, ठीक है। तो आपूर्ति कम होगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी ही बनी हुई है, तो सीधी सी बात है, वहां पे मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आपका मूल्य उच्च हो जाएगा। अगली जो समस्या आती है आपकी, वो है संसाधनों का दुरुपयोग होता है। सीधी सी बात है, आपके यहाँ पे जितने भी संसाधन है, पूंजीगत संसाधन हो गए, ऊर्जा संसाधन, मानव संसाधन, इन सब का आप सही तरीके से आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्शन वगैरह आदि बंद हो गया है, ठीक है, आपका उद्योग रुग्ण हो चुका है, इसलिए संसाधनों का उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तीसरा होता है विनियोजकों को हानि होती है। वहाँ पे जो विनियोजक रहते हैं उनको लाभांश प्राप्त नहीं होता। लाभांश प्राप्त नहीं हो रहा मतलब क्या है इसका, कि सीधी सी बात है, उनको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हानि हो रही है इन्वेस्टर्स को, ठीक है।
अगला है कि आपूर्तिकर्ताओं पर वित्तीय भार बढ़ता है। देखो, अब आपके लिए जो उद्योग होता है उसके लिए आपूर्तिकर्ता कौन है? जो अगर कोई कच्चा माल सप्लाई कर रहा है तो वो उसके लिए क्या है? उद्योग धंधे के लिए आपूर्तिकर्ता है। और कच्चा माल जो व्यापार आदि होता है, देखो उद्योग क्षेत्र में जो व्यापार आदि चलता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप हमको पैसा देंगे, हम आपको पैसा दें, आप हमको कच्चा माल सप्लाई कर दें। आप कच्चा माल सप्लाई कर दिए, उसके बाद हम क्या है कुछ समय बाद आपको पेमेंट कर देंगे। तो वो तो कच्चा माल सप्लाई कर दिया आपको, आपका उद्योग क्या हो गया? रुग्ण हो गया। आपने उसको अब अपना पैसा नहीं, उसका पैसा नहीं लौटा पाएंगे आप, ठीक है। तो सामने वाला जो आपूर्ति करता है उसको कहीं ना कहीं क्या होता है? अल्टीमेटली नुकसान होता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता भारी वित्तीय भार सहते हैं। उसके साथ साथ उपकरण आदि जो सप्लाई करते हैं उनको भी क्या है? भारी भार उठाना पड़ता है। तो ये समस्याएं जाती हैं। इसके अलावा विकास पर कुप्रभाव पड़ता है। अब देखिए, सीधी सी बात है, आपके यहाँ पे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो रुग्ण हो गए हैं। तो उसका कहीं ना कहीं अल्टीमेटली प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आर्थिक विकास पर पड़ेगा। और उस आर्थिक विकास का प्रभाव आपको सीधे तौर पर सामाजिक विकास में देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे 1000 लोग काम कर रहे थे, 1000 लोगों को आय प्राप्त हो रही थी मंथली, है ना, तो ये तो क्या हो गया? उनका आर्थिक विकास हो रहा था, वहां से आय प्राप्त हो रही, प्रति व्यक्ति आय पा रही, उससे अपनी वो क्या है? बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएंगे। वो जो बेसिक नीड्स हैं वो उनके सामाजिक विकास से जुड़ी हुई हैं। भाई वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, अपनी जो खाद्यान्न आवश्यकता उनकी पूर्ति कर पा रहे हैं, अन्य जो बेसिक नीड्स है उनकी पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सब उद्योग रुग्ण हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी उनकी, तो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसका दूसरा प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको पर्यावरण पर देखने को मिलेगा। पर्यावरण पर ये क्या करते हैं? उद्योग धंधे विपरीत प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है? ऋणदाताओं को दिक्कत जाती है। अब आपको जो लोग भी ऋण प्रदान करके रखे हुए, उनका आप ऋण तो वापस नहीं कर पाएंगे, ना प्रिंसिपल अमाउंट वापस होगा, ना इंटरेस्ट वापस होगा, ठीक है। मूलधन भी वापस नहीं होगा और ब्याज भी वापस नहीं होगा। तो ऋणदाताओं कहीं ना कहीं क्या हो जाती है? यहाँ पे समस्या जाती है। इसके अलावा क्या है? आपका बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती है। देखो, हमने यहाँ पे विकास के कुप्रभाव वाले पॉइंट में डिस्कस किया है कि सीधी सी बात है, अगर आपका उद्योग रुग्ण हो रहा है, आपके यहाँ पे उद्योग में क्या हो रही? सिकनेस आ रही है, तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन बंद करेंगे। प्रोडक्शन बंद करने का मतलब क्या होता है? आप लोगों को कार्य बल से क्या करते जाएंगे? बाहर करते जाएंगे, नौकरी से निकालते जाएंगे। मतलब बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, ठीक है। इसके अलावा श्रम अशांति को बढ़ावा मिलता है। उद्योग धंधे बंद होंगे, उद्योग धंधे बंद होंगे तो वहाँ पे जो वो होते हैं श्रमिक संघ होते हैं, मजदूर यूनियन जो होते हैं, वो क्या करना चालू कर देंगे? अशांति उत्पन्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ क्या हो रही है? समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा नए उद्यमियों को हतोत्साहन मिलता है। अब यहाँ पे चूंकि समझ लो कि कोई खिलौना उद्योग से संबंधित कोई इंडस्ट्री लगाई गई थी, वो रुग्ण हो गई, पूरे खिलौना उद्योग से संबंधित जितने भी प्लांट थे पूरे मध्य प्रदेश में वो सब बंद हो गए। तो फिर कोई नया व्यक्ति उस क्षेत्र में आकर के खिलौने से संबंधित प्लांटों को स्थापित करने का विचार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि क्या परिणाम होने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? नए उद्योगपति क्या होते हैं? हतोत्साहित होते हैं उस क्षेत्र में निवेश करने को लेकर। इसके अलावा सरकारी आय में कमी आती है। अब जब उद्योग धंधे बंद ही हो गए हैं, रुग्ण हो गए हैं, तो आप सीधी सी बात है, कुछ जो उद्योग धंधे वो किसी प्रकार का कोई राजस्व सरकार को नहीं दे पाएंगे। और इसके अलावा जो उद्योगपति है वो किसी प्रकार का कोई निगम कर नहीं दे पाएगा, कारपोरेट टैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी नहीं दे पाएगा। तो एक तरीके से आपका वो भी बंद हो गया, प्रत्यक्ष कर भी बंद हो गया और अप्रत्यक्ष कर भी बंद हो गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सरकार को क्या हो रहा है? वहां पे नुकसान हो रहा है, सरकार की कोई आय वृद्धि नहीं हो रही है। इसके अलावा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को हानि होती है। बैंकों में वित्तीय संस्थाओं को क्या हानि होती है? तो अब वहां पे क्या होता है? आपने बैंकों से कुछ ना कुछ क्या लेके रखा है? ऋण लेके रखा हुआ है। अब उद्योग धंधा अगर आपका बंद हो गया है, बीमार हो गया है, लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप बैंकों का ऋण वापस नहीं कर पाएंगे, उनको इंटरेस्ट वापस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है? बैंक के जो दूसरे वित्तीय संस्थान होते हैं, दूसरे वित्तीय संस्थान मतलब जैसे इसमें एनबीएफसी आता है आपका, और वो आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक आते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसमें क्या होते हैं? शामिल किए जाते हैं। तो ये क्या था पूरा आपका? औद्योगिक रुग्णता से कौन कौन से दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं उसके बारे में देखा हमने। अब आता है आपका सरकार के क्या क्या प्रयास हैं। तो सरकार के प्रयासों में जो पहला प्रमुख प्रयास किया गया सरकार के द्वारा वो था रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 लाया गया ताकि उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। इसके अलावा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित किया गया। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई। और इसके अलावा क्या किया गया? तो नवीन औद्योगिक विकास पॉलिसी का निर्माण किया गया
नवीन औद्योगिक विकास पॉलिसी का भी निर्माण किया गया। इससे क्या होता है, ताकि जो अगर कोई उद्योग रुग्ण होता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसको आसानी से बंद किया जाए और उससे पैसा क्या कर लिया जाए, जो भी निकलने वाला थोड़ा बहुत पैसा उसको निकाल करके जो भी ऋणदाता वगैरह इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उनको क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक नीति लेके आई थी सरकार। तो ये सरकार के द्वारा क्या किया गया, प्रयास किया गया औद्योगिक जो रुग्णता आ रही है उसको बचाने से, उद्योगों को उसको बचाने से। ठीक है, तो ये पूरा क्या था आज का आपका टॉपिक था। अब चलते हैं आपके आज के प्रश्न में। 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न है आपका कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास हेतु सरकार के योजनागत प्रयासों को लिखिए। एमएसएमई क्षेत्र के उत्थान हेतु सरकार ने कौन कौन से योजनागत प्रयास किए हैं, इनको आपको यहाँ पर इंगित करना है, बताना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।